स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 11th क्लास स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका नाम था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें मैंने बताया था मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ाऊंगा, जिसमें से 3 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक, सरल अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। और थर्ड लॉ जो मैंने डिस्कस किया था वो किया था आपके सामने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो आज नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 4th लॉ पर, जिसका नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक। 1791 की बात है, रिचर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये लॉ दिया था। ये इस लॉ के अनुसार क्या डेफिनेशन बनती है वो सीखते हैं, ठीक है। जब दो तत्व पृथक रूप से, मीन्स व्हेन टू एलिमेंट्स डिफरेंटली, दो एलिमेंट लेने हैं, डिफरेंट उनकी रिएक्शन होगी कॉमन एलिमेंट के साथ। जैसे आप देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, लेकिन दोनों ऑक्सीजन से मिक्स होकर के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना, यौगिक बना रहे हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो CO2 बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो H2O बना रहा है। तो ये लॉ क्या कहता है, जब दो तत्व पृथक रूप से तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होते हैं, मीन्स तीसरा वाला जो है ना ऑक्सीजन, इसकी अमाउंट फिक्स लेनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणु बनते हैं CO2 और H2O, उनमें जो रेशियो होगा, ठीक है ना, उनमें जो रेशियो होगा उसमें से अगर कॉमन एलिमेंट को हम हटा दें, अदर एलिमेंट के बीच का रेशियो देखें तो उनके कंपाउंड में वही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इसको और अच्छी से समझते हैं। जैसे हमने लिया क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट लिए, इनको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो CO2 बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो H2O बना, ठीक है। जहां CO में मास रेशियो, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का, क्योंकि दो एटम है तो 32, रेशियो निकला 3:8। ऐसे ही H2O में रेशियो निकला, H2 है तो 2 और ऑक्सीजन सिंगल है तो 16, यानी 1:8, ठीक है ना। अब जब जो है ये दोनों जो डिफरेंट एलिमेंट थे आपस में कंबाइन होंगे और जिस मॉलिक्यूल का या जिस कंपाउंड का ये निर्माण करेंगे, उसमें अगर आप मास रेशियो चेक करोगे ना, तो जो कॉमन वाला है उस पार्ट के अलावा वाला जो मास रेशियो है या तो वही आएगा या इस वाले रेशियो का मल्टीपल आएगा। जैसे 3:1, ठीक है ना, या फिर 6:2 क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 9:3 हो सकता है। मीन्स या तो सेम रेशियो यही रहेगा या इसके मल्टीपल में रेशियो रहेगा। आई बात समझ में। तो ये वाला लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट डिफरेंट लेने हैं, एक से रिएक्शन करानी है तो कंपाउंड बनेंगे दो अलग अलग। इन कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल का मास रेशियो होगा, और जब ये दोनों एलिमेंट सेपरेट वाले इनके बीच कंपाउंड बनेगा तो वहां से अगर रेशियो उठाएंगे तो यहाँ वाला रेशियो मैच करेगा या फिर इस वाले रेशियो का ये वाला रेशियो मल्टीपल होगा, ठीक है ना, सरल गुणज होगा। नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं, गैल-लुसाक्स लॉ। गैल-लुसाक्स लॉ नाम में ही आ रहा है, ये केमिस्ट थे, 1808 में इन्होंने ये लॉ दिया, ठीक है ना। ये जो लॉ है ये गैसों से रिलेटेड है, तो हमेशा याद रखेंगे गैल-लुसाक्स लॉ इज रिलेटेड विद गैसेज, ठीक है ना। तो इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ में कहा गया कि जब दो गैसें आपस में जुड़ती है, जब दो गैसें आपस में जुड़ती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो गैसें आपस में जुड़ती हैं, तो जिस आयतन में जुड़ती हैं ना वो, ठीक है, जब दो गैसें आपस में जुड़ती हैं तो उनका संयोग आयतन के सरल अनुपात में होता है। जिस अनुपात में जुड़ती हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 गिव्स यू HCl, ठीक है ना। तो H2 का भी एक मॉलिक्यूल लगता है और Cl का भी एक मॉलिक्यूल लगता है, Cl2 का, ठीक है ना। तो 1:1 रेशियो रहता है, हमेशा ऐसा ही होगा, कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा।
और अगर इनका जो रिजल्ट मिल रहा है HCl वो भी गैस है, तो फिर उसके साथ भी ये आयतन में रेशियो सेम रखेंगी हमेशा, ठीक है ना, सिंपल नंबर में रखेंगी। फॉर एग्जांपल देखो H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2 HCl, जब बैलेंस किया तो यहाँ 2 आ गया, तो इनके आगे 1 है यहाँ 2 है, तो इससे क्या समझ में आता है कि एक आयतन हाइड्रोजन एक आयतन क्लोरीन से अभिक्रिया करके 2 आयतन HCl का निर्माण करता है। तो अगर कोई पूछेगा कि एक आयतन मींस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 20 ml, ठीक है, तो एक आयतन जितना यहाँ हुआ उतना यहाँ भी होगा, तो 20 ml ले लिया तो 20 ml ये भी होगा, लेकिन ये तो बन रहा है 2 आयतन, इसका मतलब ये तो 40 ml बनेगा। लेकिन जब रेशियो यहाँ से निकालेंगे चाहे यहाँ से लिखें, देखो 1:1:2 ही आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, गै-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब दो गैसें आपस में मिलती हैं और किसी उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो दो गैसों का जो आयतन होता है उसका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, सरल अनुपात रहता है। और अगर रिजल्ट भी गैस है तो गैस के साथ यानी उत्पाद के साथ भी इन दो गैसों का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक हो गया। किसने दिया था? गै-लुसाक्स ने दिया था। ठीक, कौन से ईयर में दिया? 1808 में। ठीक है, ये 5 लॉ मैंने आपको पढ़ा दिए। एक और लॉ आपको मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट है, एवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ एवोगाद्रो। ठीक है ना, काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो 1811 की बात है, एवोगाद्रो ने भी एक लॉ दिया। ठीक है, ये लॉ भी गैसेज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आराम से ध्यान से सुनिए, सब एक एक पॉइंट में आपको बताता हूँ। ठीक है ना, मेहनत आपकी बच जाती है, मैं अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो एवोगाद्रो नियम किसने दिया? एवोगाद्रो ने दिया। कौन से ईयर में दिया? 1811 में दिया। किसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है? ये लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर गैसेज। ठीक है ना, तो अब इसको समझेंगे। इसमें कहा क्या गया, आपने दो या दो से अधिक गैसें ले ली, ठीक है ना, सेपरेटली, लेकिन उनकी अमाउंट आपने फिक्स ली। कौन सी? वॉल्यूम में अमाउंट आपने फिक्स ली। माना एक आपने लिया 50 ml, दूसरा भी 50 ml, तीसरा भी 50 ml, 50 ml नाइट्रोजन, 50 ml ऑक्सीजन, 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपने चेक क्या करना है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करनी है, अणुओं की संख्या देखनी है। तो एवोगाद्रो लॉ कहता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब और ताप और भी कोई भी भौतिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन अगर आप पहले ही फिक्स कर दोगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेज में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग भी इक्वल होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन या कोई अदर फिजिकल कंडीशन को जब आप कांस्टेंट कर लेंगे, तो कांस्टेंट करने के बाद अगर इक्वल अमाउंट में आप गैस लेंगे तो उनमें मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग भी बिल्कुल इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इधर देखिए, मैंने एक तरफ N2 लिया है, एक तरफ ऑक्सीजन लिया है। इधर N2 का जो वॉल्यूम लिया वो 50 ml लिया है, और इधर ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 50 ml ले रखा है, यानी फिक्स वॉल्यूम लिया है। ठीक है ना, प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। ठीक, क्या करना है? दो या दो से अधिक गैसेस लेनी है, प्रेशर टेम्परेचर फिक्स करना है, गैसेस की अमाउंट फिक्स लेनी है। तो ऐसी स्थिति में माना नाइट्रोजन में जो अणु है 50 ml में वो 2000 हैं, तो ऐसा पक्का होगा कि ऑक्सीजन के 50 ml में भी 2000 अणु ही होंगे। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस contain equal number of molecules at constant temperature and pressure. This law is given by Avogadro. ठीक, तो ये आप तीनों लॉज नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश होता है। एक एटॉमिक थ्योरी की तरफ चलेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना, अब हम परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद परमाणु की परिभाषा पढ़ेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन बच्चों तक इनका लाभ हो सकता है उन बच्चों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाइए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। नोट डाउन कर लीजिए।